नमस्कार दोस्तों। ये पशु परिचर का पेपर है। पशु परिचर का। अब इसमें है ना 60 या 70 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, उन पर अपना फोकस रहेगा और राजस्थान जीके सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं और दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है। डेट बता देता हूँ, पहले पढ़ चुके हैं इस पेपर को। परीक्षा का नाम एवं कोड पशु परिचर एनिमल अटेंडेंस सीधी भर्ती 2023 तृतीय चरण C09, ये पेपर कोड है। C09 पेपर कोड है, तृतीय चरण है और 150 क्वेश्चन है इसमें। जब 2/12/2024 परीक्षा की दिनांक है 2/12/2024, 2/12/2024। तो चलिए देखते हैं ना, जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। पहले देख चुके हैं इनको। बताइए भाई, राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? एक में डी है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। फिर राजस्थान के कटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। सेवाण है। राजस्थान के कटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। सबसे प्रमुख, प्रमुख मतलब सेवण, सेवण बोलते हैं इसको, सेवाण है ना। भोग आंकड़ा को बोलते हैं कैर, है ना, कैर। और खारबेर और चारबेर, ये गोंद किससे मिलता है? खैर का गोंद है ना, खैर का गोंद ये कैर से मिलेगा, खैर का गोंद कैर से मिलेगा। और वैसे जो गोंद है वो बमूड़ी यानी कि बबूल से मिलता है। चारबेर क्या है? ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, ये तो पता है सेवण है, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। राजस्थान के कटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। सेवाण, सेवण है ये। तो इसका मतलब ये है, ये और भी कटीले वनों की है। भोग, कैर, झाड़ बेर, ये झाड़ होता है, झाड़। अगर आपने बेर खाए हो ना, वो है ये। तो झाड़ है ना, झाड़, झाड़ बेर है ना, बेर आते हैं इसमें। और ये कैर है और ये भोग है। तो बताइए भोग, कैर और झाड़ बेर किस प्रकार के वनों की घास है? या फिर भोग और कैर क्या है? या फिर कैर और झाड़ बेर क्या है? झाड़ बेर, झाड़ बेर, झाड़ बेर क्या है? जब राजस्थान के कटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। सेवण है ये। लेकिन ये बताइए सेवण किस प्रकार की घास है, यानी किस प्रकार के वनों की घास है? कटीले वनों की, कटीले वनों की, कटीले वनों की। जब सेवण ही सेवण नहीं है, और भी है, लेकिन प्रमुख रूप से सेवण है। भोग है, कैर है, झाड़ बेर है। ये झाड़ है, वही पेड़ खाया हुआ आपने तो। इसके बाद में तीन, तीन, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर है, सरिस्का अलवर है, मुकुंदरा पहाड़ी अभ्यारण्य, मुकुंदरा ये कोटाबारा है, मुकुंदरा है ना, मुकुंदरा, कोटाबारा, कोटाबारा है, मुकुंदरा। रा 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 से बारह है ना, बारह का रा। देखते हैं क्या है इसमें। राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल है तो केवलादेव है ना, तीन में केवलादेव। छोड़ते हैं इनको है ना। फिर फिर इसके बाद में ये एरिया। सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के कानून मंत्री कौन है? बात किसकी आ रही है? कानून मंत्री की। सितंबर 2024 के अनुसार जोगाराम पटेल, ये पशुपालन मंत्री है, पशुपालन मंत्री। ये ऐसे याद कर रखा है कि भाई पशुओं, पशुओं में जोगाराम। जब ये जोगाराम नहीं है, जोगाराम पटेल अलग है और जोराराम पटेल अलग है, दिलावर अलग है। दिलावर तो शिक्षा मंत्री है, जो पशुपालन मंत्री है ना वो जोराराम है। जोराराम यानी कि पशुओं में जोर होता है, तो जोर से जोराराम, तो पशुपालन मंत्री जोराराम। इसके बाद में सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, भजनलाल शर्मा, ये मुख्यमंत्री है।
भूपेंद्र यादव। बताइए क्या आएगा इसमें। 8 में ए है, जोगाराम पटेल है। ठीक है, जोगाराम। तो जोराराम से ही याद रख सकते हैं, है ना, जोरा। सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के कानूनन, है ना, कानूनन कानूनन मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल। जोगाराम पटेल, जोगाराम पटेल। जोराराम पटेल पशुपालन मंत्री है। दिलावर, है ना, वो दिलावर, वो हैं शिक्षा मंत्री। दिया कुमारी पर्यटन मंत्री और पर्यटन मंत्री और वित्त मंत्री है। और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री है। दिया कुमारी भी उप मुख्यमंत्री है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ है? निम्नलिखित में से कौन वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ है? इसको याद करेंगे। निम्नलिखित में कौन वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ है? पता नहीं भाई। गजेंद्र, 9 में भी है श्री दुष्यंत सिंह। श्री दुष्यंत सिंह। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान लोकसभा सांसद, लोकसभा सांसद, ठीक, लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं? अब तो वो कैंसिल कर दिया, जबकि अब कहाँ मनोनीत किए जाते हैं? 12 राज्यसभा में। तो निम्न में से कौन वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ? श्री दुष्यंत सिंह। श्री दुष्यंत सिंह है। ठीक भाई, श्री दुष्यंत सिंह है। इसके बाद में श्री दुष्यंत सिंह अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ। श्री दुष्यंत सिंह। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान लोकसभा सांसद, वर्तमान लोकसभा सांसद, निम्न में कौन वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ है? श्री दुष्यंत सिंह। श्री दुष्यंत सिंह है। फिर 9 के बाद में 10 है। सेबी के अध्यक्ष कौन है 30 सितंबर 2024 तक? निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। सेबी, माधवी पुरीबुच, सही है, माधवी पुरीबुच। सेबी के अध्यक्ष कौन है 30 सितंबर 2024 तक? निम्नलिखित विकल्प सर्वाधिक, माधवी पुरीबुच। इनका नाम भी उछलाता है ना, कुछ घोटाला वगैरह के इस प्रकार से, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कुछ इस प्रकार से नाम उछला था, इस वजह से नाम ध्यान है, माधवी पुरीबुच। किसकी है ये? सेबी की अध्यक्ष। जो सबसे शक्तिशाली मंत्री वो महिला है ना, उनमें भी शायद उनका नाम आया था। सरकारी निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि कहलाती है। सरकारी और निजी व्यक्तियों द्वारा, सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि कहलाती है। आ रही है बात समझ में? सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि, यानी कि जो कृषि नहीं की जाती, तो निजी वन तो है नहीं है ये। अब सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन, तो ये आरक्षित करते हैं। यहाँ पर रक्षित आएगा ये। सरकारी भी है, निजी भी है। तो सरकारी होता तो वो तो आरक्षित होता, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पर 11 में भी है, अवर्गीकृत वन। सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि कहलाती है अवर्गीकृत वन। ये 3 प्रकार है, अवर्गीकृत वन और रक्षित वन, आरक्षित वन। आरक्षित वन मतलब ये अभयारण्य वगैरह है ना। रक्षित वन और आरक्षित वन। अवर्गीकृत वन सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि कहलाती है अवर्गीकृत वन। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में है। 12 में चित्तौड़गढ़, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य स्थित है चित्तौड़गढ़ में। फिर 13,
निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो सौर ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? जल की है, मृदा की है, वायु की भी है। वही वायु प्रदूषित हो जाता है ना, लेकिन सौर ऊर्जा प्रदूषित कैसे होगी? 13 में सही है सौर ऊर्जा। मनुष्य की आहार नाल में होते हैं जब 14 में बी है। बी का मतलब ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी और ई। ग्रसनी, आमाशय, आंत और मलाशय मनुष्य की आहार नाल में होते हैं जब ग्रसनी, फिर आमाशय, आंत और मलाशय, और ये क्रम सही है जैसे कि ये है ना। तो ग्रसनी, ग्रसनी, फिर आमाशय, आंत और फिर मलाशय। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है तो कौन सा है ये? 15 में ए है। 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 और ये 3 है। रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं इसमें निलंबित होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से आवर्धित होकर इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ना। प्लेट्स थक का निर्माण। दोबारा देख, रक्त प्लाज्मा का काम क्या है? कोशिकाएं इसमें निलंबित होती है, कोशिकाएं इसमें निलंबित होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से आवर्धित होकर इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं इसमें निलंबित होती है। निलंबित मतलब कोशिकाएं। सेल आज इज सस्पेंडेड इन इट। जब रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं इसमें निलंबित होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से आवर्धित होकर इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणु से लड़ना। प्लेट्स थक का निर्माण। आराम की स्थिति में एक मनुष्य 1 मिनट से औसत कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? 16 में, 16 में सी है। 15 से 18 किसकी बात कर रहा है? 1 मिनट की बात कर रहा है। 1 मिनट में आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? 15 से 18। 16 कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है ना। 15 से 18। सांस लेने की बात अलग है, दिल धड़कता है उसकी बात अलग है। तीव्र अनियंत्रित कोशिकाएं विभाजन अथवा अर्बुद ट्यूमर निर्माण जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है, यह निम्नलिखित में किस रोग के कारण और लक्षण है? 17 में सी है, कैंसर के हैं। तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अथवा अर्बुद ट्यूमर निर्माण जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है, यह निम्नलिखित में किस रोग के कारण और लक्षण है? कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण खनिज मिश्रण में मिलाने से गायों में ग्वाइटर घेंगा रोग से बचाव होता है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण कौन सा लवण खनिज मिश्रण में कौन सा लवण खनिज मिश्रण में मिलाने से गायों में ग्वाइटर यानी घेंगा रोग से बचाव होता है? निम्नलिखित विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। 18 में सी है, पोटेशियम आयोडाइड। 19 भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है? थारपारकर। सही है, भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है थारपारकर। जब है ना ये तो कर दिया, लेकिन ये भी काम कहें कि बताइए निम्न में कौन सी गाय की नस्ल है? साहिवाल, सिंधी, हरियाणा। तो साहिवाल है ना गाय की नस्ल, साहिवाल है, सिंधी है, हरियाणा है, थारपारकर है। भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है साहिवाल, है ना साहिवाल, सिंधी, हरियाणा और थारपारकर। साहिवाल, सिंधी, हरियाणा और थारपारकर। साहिवाल, सिंधी, हरियाणा और थारपारकर। साहिवाल है ना, साहिवाल, सिंधी, हरियाणा और थारपारकर। थारपारकर जैसलमेर में है।
बछड़े को जन्म देने के 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय का निम्नलिखित रोग से बचाव होता है। 20 में डी है मिल्क फीवर का। बछड़े के जन्म देने के 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय का निम्नलिखित रोग से बचाव होता है। मिल्क फीवर। फिर 21 मवेशियों के पोषण के संदर्भ में NFE का पूरा नाम निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। 21 में डी है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। मवेशियों के पोषण के संदर्भ में NFE का पूरा नाम निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त चुनें। NFE। NFE का मतलब है नाइट्रोजन, F से फ्री, एक्सट्रैक्ट, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। फिर गाय की गर्भकाल की अवधि कितनी है? 320 दिन। 22 में नहीं, 281 दिन है। 281 दिन। 200 गाय की गर्भकाल की अवधि निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त चुनें। 22 में भी है 281 दिन। 281 दिन। प्रतिजैवी एंटीबायोटिक्स के उत्पाद के निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त चुनें। 23 में ये है कवक और जीवाणु। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कवक और जीवाणु के उत्पाद हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स कवक और जीवाणु। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। कवक और जीवाणु के उत्पाद हैं। 23 के बाद में 24 राजस्थान की झील नगर शहर जहाँ अवस्थित है। आना सागर झील अजमेर है। ताल छापर चूरू है। और सरदार समंद पाली टोरडी टोंक। देखते हैं क्या है इसमें। 24 में भी है 3 1 4 2। 3 1 4 2। 3 1 4 और 2। जब आना सागर ये सही है, ताल छापर चूरू सही है, सरदार संबंध है ना पाली है, सरदार संबंध पाली है, टोरडी सागर टोंक, टैसे टो से टोंक है ना, टो से टोंक, टोरडी सागर टोंक, टोरडी सागर टोंक है। फिर गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो गोगा जी के अलावा 25 में सी तेजाजी, प्रोफेसर नागौर खरनाल, बाबू जी ऊँटों के देवता, रामदेव जी जैसलमेर, मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी। तो गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तेजाजी है ये, नहीं वाह बाबू जी है ना। 25 25 25 25 में सी तेजाजी है। गोगा जी, तो गोगा जी का जन्मस्थल ददेरवा है। गोगा जी ददेरवा ने। और मिट्टे साई की दरगाह गागरोन। गोगा जी गागरोन से संबंधित नहीं है गोगा जी। गोगा जी ददेरवा है ना, कह गए दे दे, ये सही है। तेजाजी प्रोफेसर नागौर खरनाल। और तो गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तेजाजी गोगा जी के अलावा। 26 फिर संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध कहा जाता है। जब 26 में बी है पारची, पारची है। संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहा जाता है। पारची 26 में पारची है। संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहा जाता है। पारची या पर्ची। 26 में बी है ना, पारची। संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहा जाता है। पारची है, पारची, पारची, पर्ची या पारची। पारची किसे कहा जाता है? बात, प्रकाश, मराश्या, मराश्या, प्रकाश, बात। संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहा जाता है। पारची। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये तो वो है ना 165। 27 में
ओह, 201 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर था 201। 201, 27 में 201 है। 201, ठीक है। ये क्या है? जनसंख्या घनत्व की बात है। तो 2 शतक से याद कर सकते हैं बस, है ना। 1 रुपया और दे दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी? जब राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी तो महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की। तो इसमें शायद उड़ीसा होना चाहिए। कौन सा है? 28 में। सही है, उड़ीसा। फिर 29, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात था, लिंग अनुपात 926। 29 में, है ना, 926। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात था 926 है। 926। फिर दुग्ध का मूल्य इसमें उपस्थित लैक्टोज की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। यहाँ पर वसा, लैक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज या वसा करे, क्या करेगा इसमें? तो वसा। देखते हैं, लैक्टोज करते हैं 33 में। वसा ही है, वसा ही है भाई, लैक्टोज नहीं है। दुग्ध का मूल्य उसमें उपस्थित वसा की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। केसीन सकल दुग्ध प्रोटीन का कितने प्रतिशत होती है? केसीन सकल दुग्ध प्रोटीन का कितने प्रतिशत होती है? पता नहीं। 34 में भी है, 80 से 83। केसीन सकल दुग्ध प्रोटीन का कितने प्रतिशत होती है? 80 से 83। निम्नलिखित में से हरे चारे का चयन कीजिए। बरसीम और ल्यूरसन आना चाहिए इसमें 35 में, है ना। बरसीम और ल्यूरसन। 36, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मंडा स्थान से निकलती है? कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मंडा स्थान से निकलती है? विंध्याचल। जब ये माही कर दें क्या इसमें? 36 में। सही है, माही। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा 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 स्थान से निकलती है? माही है, माही नदी। निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जब कृत्रिम झील डीडवाना, नागौर, पिछोला, उदयपुर, जयसमंद, राजसमंद, उदय सागर। जयसमंद 37, जयसमंद है राजसमंद में। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद। पिछोला भी उदयपुरी है ना, पिछोला। पिछोला, उदय सागर, डीडवाना, नागौर। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क धूल भरी पवन चलने लगती है जिन्हें लू कहा जाता है। 39, निम्नलिखित में से कौन सी कुक्कुट चिकन की एक देसी नस्ल है? पी है असील। कुक्कुट यानी कि मुर्गी चिकन की एक देसी नस्ल है, असील है। असील से असली याद रख सकते हैं ना, असील। 39 में बी। राजस्थान के मारूराई का मूलतः ऊँट के चरवाहे, ऊँट के चरवाहे। समकालन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? समाकलन, है ना। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब की गई है? कुछ अंदाज? 41 में, सी। नवंबर 1949 है। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? समाकलन मतलब क्या होता है? ए पार्ट ऑफ ए इंटीग्रेशन, ए पार्ट ऑफ ए इंटीग्रेशन। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना, ये बिल्कुल पता नहीं है भाई। राजस्थान राजस्व बोर्ड, राजस्थान राजस्व बोर्ड, राजस्थान राजस्व बोर्ड तो अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1947 ही करते हैं, है ना। देखते हैं इसमें 41 में, बिल्कुल गलत है। नवंबर 1949, तो ऐसे कर लेते हैं, है ना।
राजस्थान राजस्व बोर्ड, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेवेन्यू स्टेबलाइज, राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू। तो समाकलन भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो नवंबर, यानी कि 9वां महीना है। नवंबर 9वां महीना थोड़ी है, अक्टूबर 10, नवंबर 11, तो नवंबर से ऐसे कर लेते हैं ना, 10 11 छोड़, नवंबर का 9 और 49 का भी 9, है ना, तो नवंबर और 49 किसकी बात है? राजस्थान राजस्व बोर्ड की। तो बताइए राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राजस्व बोर्ड यानी कि रेवेन्यू बोर्ड, यानी 50 में कम हो गया है ना, 1949। 9 से याद कर सकते हैं और नवंबर है, क्योंकि वह नवंबर भी पूछ सकता है, जैसे कि 49 दे देगा और नवंबर पूछ लेगा वो, नवंबर अक्टूबर दिसंबर इस प्रकार से, है ना। तो राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना नवंबर 1949 है, नवंबर 1949, नवंबर 1949, नवंबर 1949, नवंबर 9 से 9, राजस्व बोर्ड। 42। मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। पंडित बिस्व मोहन भट्ट। 42 में सी सही है, पंडित बिस्व मोहन भट्ट। मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? पंडित बिस्व मोहन भट्ट वीणा, है ना, मोहन वीणा नाम आ रहा है वैसे, मोहन से मोहन वीणा, है ना। बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ये बनास पे है, ये टोंक में है ये, तो 43 में डी है। ठीक, तो बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? बनास। यहाँ पर बीसलपुर का वह, बनास का भी वह, है ना, तो बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना बनास है। इसके बाद में 44, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित? बोरखेड़ा, ये बोरखेड़ा तो इधर है ना, बोरखेड़ा कहाँ है, ध्यान ये आ तो रहा है, लेकिन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? बोरखेड़ा वो है, ये जो है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये बोरखेड़ा। यहाँ पर माई बजाज सागर देख ही लेते हैं यार। 44 में ए माही बजाज सागर, माही बजाज सागर है ना, ये बांसवाड़ा में है। करकरे का 2 बेर कौन सी नदी काटती है? माही काटती है, तो माही कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना किन किन की सही परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना राणा प्रताप सागर कोटा है, जवाहर सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर दोनों कोटा में। सिद्धमुख परियोजना ये शायद बीकानेर हो सकता है। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? माही बजाज सागर है, माही बजाज सागर। 45 है ना, 45 थोड़ी है, हाँ ये एरिया ना। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? जब ये आ जाएगा कौन सा, बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है, बोरखेड़ा। माही बजाज सागर परियोजना किसकी है? एक तो गुजरात की है और राजस्थान की है, माही बजाज। सही है, आगे सही है क्या? माही बजाज। तो नर्मदा किसकी है? तो नर्मदा परियोजना किसकी है? चक्कर पड़ रहा है भाई। 2011 के जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन ये तो ध्यान रखना कौन सा है, माही बजाज सागर है बोरखेड़ा स्थान पर। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो न्यूनतम गंगानगर है 45 में, मैंने गंगानगर ही है, 45 में गंगानगर। उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है? उदयशाही, खंजरशाही,
शिवशाही, विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है? तो 46 में ए पगड़ी, पगड़ी। उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही। उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही। रह जाएगा ध्यान, उदयशाही है ना, खंजरशाही और शिवशाही और विजयशाही इत्यादि राजस्थान किस परिधान से संबंधित है? 46 में ये है पगड़ी। कालबेलिया के प्रमुख वैद्य का नाम बताइए। कालबेलिया के प्रमुख वैद्य का नाम बताइए। रावण हत्ता। और जो कालबेलिया जो नृत्य है वह नहीं, 13 ताली की बात है वो। 13 ताली जो नृत्य है किस देवता को समर्पित है? रामदेव जी है ना, रामदेव जी। 13 ताली। तो कालबेलियों के प्रमुख वैद्य का नाम रावण हत्ता। यह पर पुंगी आएगा इसमें 47 में। ये पुंगी है, इसमें पुंगी है भैया। अलगोजा और कमायचा। तो कमायचा किस प्रकार का है? कमायचा। जब कमायचा का पढ़ने च को हटा के ता कर रखा है। जब ता से अपन को ये पता चल जाएगा कि तत् वैद्य है, तो ते आते ही जो ते है ना ज़्यादातर वो है तत् वैद्य। लेकिन एक भपंग जरूर है, एक भपंग और ये जो कमायचा, जब कमायचा को तो मॉडिफाई कर दिया, कमायचा की जगह ता कर दिया, तो तय से तय तत् वैद्य जो आएंगे उनमें तय आएगा। ठीक। अब रही बात दूसरी किसकी? भपंग की। भपंग भी क्या है? तत् वैद्य है। ये दो ध्यान रखना है। और ये पुंगी है कालबेलिया का। और 47 में डी है। फिर 48, निम्न में से कौन से कथन सही है? 48 में सी है, BCD। ये BCD का मतलब है BCD। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहाँ से घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है कहलाता है? सागानेर हवाई अड्डा है। तो 49 में ए सांगानेर हवाई अड्डा। फिर राजस्थान में पाए जाने वाले पलाश के वनों की विशेषता है, बताइए भाई। पलाश वनों की विशेषता तो कौन सा होया? 50 है। तो 50 में सी है। तो सी का मतलब है A, B और D। A, B और D। A, B और D। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ का धरातल पथरीला एवं कठोर है। ये पहाड़ियों के उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है। ये वन मैदानों में भी पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है। दोबारा देख लें, पलाश वन। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ धरातल पथरीला एवं कठोर है। ये पहाड़ियों के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है। ये वन मैदानों में भी पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है। तो कुल मिला के ये पथरीली जो जगह है वहाँ मिलेंगे। ठीक है। फिर 50 में सी का मतलब है ABD। ABD, A, B और D। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ का धरातल पथरीला एवं कठोर है, पलाश। ये पहाड़ियों के उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है। ये पहाड़ियों के उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है। ये वन मैदानों में भी पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है, पलाश। दोबारा देखते हैं ना। राजस्थान में पाए जाने वाले पलाश के वनों की विशेषता है। जब क्या क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 50 में सी। 50 में सी है। ABD है इसमें, A, B और D। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ का धरातल पथरीला एवं कठोर है। ये पहाड़ियों के उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है। ये वन उन क्षेत्रों में
दो चार क्वेश्चन बाद में ही देख ले। ये तो सांगनेर हवाई अड्डा है ना, सांगनेर हवाई अड्डा है। और 50 ए बी, 50 में सी, ए बी डी, ए बी डी। ये वन उन क्षेत्रों में पहले हैं जहाँ का धरातल पथरीला एवं कठोर है। ये पहाड़ियों के उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है। ये वन मैदानों में भी पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ है और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है। 51 का मतलब ये है मृदा के प्रकार और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जल धारण पे पोषण क्षमता नहीं, रेतीली दोमट संरचना होती है, लोहे अंश की मौजूदगी होती है। चीका प्रधान मृदा, काली मृदा, काली मृदा जल धारण, ये तो ये हो गया ना, जल धारण एवं शोषण क्षमता कम पाई जाती है। जल धारण एवं शोषण क्षमता नहीं, काली मृदा की थोड़ी है, तो मरुस्थल की है। तो बी में अगर 3 करें तो बी में 3 आंसर ही देख। 51 में डी, डी का मतलब 2 3 4 1, 2 3 4 1 है, 2 3 4 1 है। लाल पीली मृदा लोहे अंश की मौजूदगी है, लाल पीली मृदा लोहे अंश की मौजूदगी है। मरुस्थल मृदा जल धारण एवं शोषण क्षमता कम पाई जाती है। काली मृदा चीका प्रधान है ना, काली। जलोढ़ मृदा रेतीली दोमट संरचना होती है। आर्यन बात समझ में। लाल पीली मृदा किसे कहते हैं? लाल पीली मृदा में लोहे अंश की मौजूदगी होती है, लाल पीली मृदा में। मरुस्थलीय मृदा जल धारण एवं शोषण क्षमता कम पाई जाती है। काली मृदा चीका प्रधान मृदा। रेगुर मृदा काली मृदा है ना। और कपास के लिए उपयोगी रहती है काली मृदा। जलोढ़ मृदा रेतीली दोमट संरचना होती है, जलोढ़ मृदा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बताइए जलोढ़ मृदा कहाँ मिलती है? अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर है ना, इस प्रकार से है। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। निम्नलिखित विकल्पों से सबसे उपयुक्त दांतों में, तो दांतों में कंदोरा, कणकतीर कंदोरा कमर है। मोकड़ी, मोकड़ी कहाँ है, कहाँ पहनी जाती है? चूंप, सोने की परत, चूंप है बामन में। आहो, ये है बामन में, राखन है यार। ये अलग तरीके से पूछ रहा है। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। ए राखन, ए राखन है, राखन है भाई, ये राखन। तो चूप जो दांतों के बीच में जो देते हैं है ना, सोना चांदी का, वो चूप है। और ये बात कर रहा है परत चढ़ाने की, ध्यान देना इस बात पे। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। सोने की परत चढ़ा ली ना, तो वो तो राखन है। और जो दांतों में जो लगाते हैं, जैसे कोई दांत टूट गया वो नहीं है, तो उसकी जगह है ना, या फिर जो कोई गैप है तो उस जगह सोने चांदी का वो दे देते हैं ना, वो चूप है। कणकती कंदोरा कमर है। मोकड़ी कहाँ है? 53। फड़के वाचक कौन थे? फड़के, भोपा। 53 में सही है, भोपा। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है, तो ये धानव दुर्ग है ना, ये ऐसे भी आता है धानव, धानवन है ना, धानवन दुर्ग। ये रेत में है, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग है ना, रेत से संबंधित है ये धान। पार की खाई है, सैन है, गिरी आएगा इसमें 54 में है ना, गिरी दुर्ग। फिर उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है। उत्तरी मेवाड़, मांड जैसलमेर में है ना, मांड जैसलमेर में। मूमल भी मांड मूमल कौन सा है? मूमल तो जैसलमेर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मांड कहाँ है? ये मांड भी शायद जैसलमेर में है। कुरंजा हमसीडो, ये हमसीडो ही है 55 में है ना, हमसीडो। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का हमसीडो है ये। कुरंजा मूमल जैसलमेर का। मांड ये भी जैसलमेर है।
जैसलमेर का जो एरिया है ना कुछ, वो कहलाता है ये, पूछ भी चुका है, बताइए। मांड कहलाता है जैसलमेर, मांड कहलाता है जैसलमेर। मुम्मल, ये जैसलमेर। कुरंजा, है ना, बरह गीत है ये शायद, और हमसीडो। फिर 56, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल? लालगढ़ पैलेस, ये बीकानेर है। खेतड़ी महल, जग मंदिर निवास, ये शायद उदयपुर आएगा। जसवंत थड़ा, जोधपुर है ये। तो खेतड़ी का महल ही कर दें 56 में। सही है, खेतड़ी का महल। ये ऐसे है ना भाई, सीकर झुंझुनू, ये खेतड़ी इधर ही है सीकर, तो सीकर झुंझुनू वही है ना। तो झुंझुनू का महामहल के पुरुष साक्षरता में टॉप पे है झुंझुनू। तो के नाम से विख्यात है? निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो खेतड़ी महल है 56 में। झुंझुनू का हवा महल, झुंझुनू का हवा महल पढ़ा है कभी? झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? खेतड़ी महल। जग मंदिर पैलेस, जग मंदिर शायद ये उदयपुर ही आएगा। जसवंत तड़ा जोधपुर, लालगढ़ पैलेस बीकानेर। गागरोन किला झालावाड़ है, गागरोन झालावाड़। और गोगाजी दतेरवा। ठीक, 57 में ये है झालावाड़। फिर डॉक्टर पी.के. सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? सही है ना, 57 में सही है झालावाड़। और 58 में डी है, जयपुर गांव है। डॉक्टर पी.के. सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? ये जो वो जयपुर फुट है ना, जयपुर फुट, जयपुर फुट, उसकी बात है। डॉक्टर पी.के. सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? जयपुर फुट, जयपुर पाम। पी.के. सेठी रामचंद्र के साथ मिलकर। 58 में डी। फिर गुणसिट, तराई का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का 1191 में आ जाएगा, गुणसिट में। फिर कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो कोटा, है ना, कोटा की स्थापना किसने की थी? कोटा की ध्यान नहीं है ना किसने की थी। माधो की तो माधोपुर ने की थी, माधोपुर की तो माधो ने की थी। झाला की झालावाड़ ने की थी। और अज की, ये अजमेर की अजय ये राज ने की थी, अजराज ने। जयपुर ईश्वर सिंह, बस ईश्वर सिंह नहीं, जय सिंह आएगा, जय सिंह। और आएगा तब देख लेंगे ना। 60 में डी है, 1945। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1945 है। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1945। फिर जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और ये अलग में आया था ये, है ना। तो इसमें सेम टू सेम था ये, जो गोवा नहीं, बिहार नहीं, नागालैंड, उसमें था उड़ीसा था ऑप्शन हमें। तो गोवा है। किस राज्य की साक्षरता दर? तो उसमें पूछा गया था साक्षरता नहीं, सिर्फ जनसंख्या पूछी थी कि बताइए निम्नलिखित में से किसकी राजस्थान से जनसंख्या कम है 2011 के अनुसार। उड़ीसा था उसमें, उड़ीसा। अब ये पूछ रहा है किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? बिहार ही होगा ये तो कम। 61 में, 61 में भी है। इकसठ में भी है बिहार। फिर 62, 2011 की जनगणना अनुसार जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का क्या स्थान था? 7वां। जनसंख्या के आकार के आधार पर, तो 62 में। 8वां है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का क्या स्थान था? 8वां है ये, 8वां।
राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन ही ज़्यादा बड़े देती है। 63 में डी है, 63 में डी सही नहीं है, तो डी को छोड़ देते हैं ना। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था। सड़क विजन के 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राज्य मार्गों का विकास किया जाएगा। डी गलत है इसमें, दोबारा देख भाई। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो डी है ना। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, सही है। यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था। लोक निर्माण विभाग, ये पीडब्ल्यूडी की बात है, सही है ना। मैं अगर सही हूँ तो हाँ। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये पीडब्ल्यूडी है, फुल फॉर्म है पीडब्ल्यूडी की, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। फिर है ना, फिर सड़क विजन के 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा, सही। डी गलत है इसमें। इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था, ये नहीं है। जब 63 में डी। फिर 64 पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? जब ये अनुभव वाणी, आंसर 64 में भी रामचरण। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? ये चौका गजब दे दिया। देख, संत महावीर जी ने की थी निष्कलंक संप्रदाय की, संत राणाबाई, महर्षि नवल राम। जब अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? रामचरण जी। रामचरण जी ने किसने की थी, किसकी स्थापना की थी? और ये बता, हरिदास जी ने किसकी स्थापना की थी? हरि यानी नाम तो स्वयं का प्रभु पे है, लेकिन स्थापना जैसे कि या तो निराकारी है या निराकारी है या फिर निर्गुण, कुछ ऐसे है हरिदास जी ने। अनुभव वाणी किसकी है? रामचरण जी, है ना, रामचरण। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि रामचरण यानी कि चरण भगत भाई, अनुभव वाणी, है ना, रामचरण। तो अपने गांव का रामचरण यानी कि चरण भगत, अनुभव वाणी, ठीक। 64 में भी अनुभव वाणी रची है उसने। तेरहताली लोकनृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्प सर्वाधिक, ये तो राजस्थान है। तेरहताली रामदेव जी से संबंधित है ये। 65 में फिर राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता कम एवं लवणता अधिक होती है। ये तो मरुस्थलीय मृदा होनी चाहिए। 66 में है ना, मरुस्थलीय मृदा। 67 जब राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की पहचान कीजिए। जब एक मिनट, आंसर 67 में सी है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। दोबारा देख लें। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, है ना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। ये प्रधानमंत्री दे दिया इसने, इधर दे दिया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। जब 67 सही है, 67 में सी। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस स्तर पर? स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन है, ठीक, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन है। वह देश जिसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए सेमीफाइनल में
भारत ने हराया था। जब अपन ने हराया किसको था? अफगानिस्तान तो है नहीं है, इंग्लैंड है शायद 68 में। 68 में इंग्लैंड ही है ना, इंग्लैंड। 2020 की बात है। सेमीफाइनल में भारत ने हराया था इंग्लैंड को। फिर सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? 69 बी 45 में। कुछ आ रही है बात समझ में? सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड फाइड शतरंज ओलंपियाड फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? कौन सी कौन सी पूछ रहा है? 45वीं। सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में। अब ये सोचते थे ना अपन कि भैया इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा देख करंट का ये। सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? जो कौन सी हुई थी ये? सितंबर 2024, ये 24 में 45वीं। मनु भाकर एक भारतीय एथलीट किस खेल से संबंधित है? ये तो वो है ना, शूटिंग है। 70 में। राजस्थान राज्य से राजस्थान में कितने सदस्यों का प्रतिनिधि सितंबर 2024 तक है? राज्यसभा में 10 ही होगा, 10 से क्या ज़्यादा थोड़े जाते हैं। 71 में भी सही है 10। और लोकसभा लोकसभा 25 है, राज्यसभा 10 है, कुल 35। 72। ऐसा संकर क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है? 72 में बी परीक्षणार्थ टेस्ट संकरण। ऐसा संकर क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है जब परीक्षणार्थ टेस्ट संकरण। 72 में बी है। 73। निम्नलिखित कथनों की सूची में सही कथनों का चयन कीजिए। तो 73 में बी है। बी का मतलब है बी सी और डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी और डी। निम्नलिखित कथनों की सूची में से सही कथनों का चयन कीजिए। वह लक्षण जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। वह लक्षण जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। 73 में आई बात समझ में? जब 71 में क्या बताया था मैंने? 71 में बी। वाह 71 ये 10 से 10 है ना। 71 में बी 10 से 10 है। फिर 72। ऐसा संकर क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है जब 72 में बी है। बी का मतलब है परीक्षणार्थ टेस्ट संकरण। फिर 73। निम्नलिखित कथनों की सूची में से सही कथनों का चयन कीजिए। जब सही कथनों का चयन 73 में बी है। 73 में बी का मतलब है बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। वह लक्षण जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। वह लक्षण जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है
एक संकर संकरण कहलाता है। वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। 74 वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है कहलाते हैं। बी जनक पीढ़ी। फिर जनक पीढ़ी। निम्नलिखित में कौन सी धातु का एक गुण नहीं है? निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है ना, चुने। 77 में बी है। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं। क्या कह रहा है ये? निम्न में कौन सा किसी धातु का गुण नहीं है? अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं, ये नहीं है। धातुएं ध्वनिक होती है, सही है। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं आघात वर्धनी होती है। तो वर्धक वही, ये नहीं है इसमें ना। निम्न में कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है? जब धातु में ध्वनिक यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है धातुओं से, सही बात है। लेड को छोड़कर, लेड किसको कहते हैं? लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। लेड उष्मा की सुचालक नहीं होती। अब उसने क्वेश्चन दे दिया, ये बताइए कौन सी उष्मा की सुचालक नहीं है? लेड। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। लेड उष्मा की सुचालक नहीं होती। अधिकांश धातुएं आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोस्ट मेटल आर ए मिलेबल। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? जब 78 में भी है। विलयन भूरे रंग का हो जाता है। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है, यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट है ना के विलयन में मिलाया जाए, यदि जिंक किसे कहते हैं? जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा भाई? 78 में डी है। विलयन रंगहीन हो जाता है। विलयन रंगहीन हो जाता है। 79 अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। बी है, तो इसको हटा देते हैं। अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है, ठीक है, जैसे जिप्सम वगैरह, खाद बीज। अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है ना। अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। अधातु। अच्छा, नॉन मेटल्स। बंजारे चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह है। 80 में भी है ना, राजस्थान के गांवों में पाए जाते हैं। राय का निम्न में किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर जाते हैं? राय का, जब राय का ये शायद जून कर दें इसमें, देख क्या है इसमें, 81 में सी है, अक्टूबर। राय का निम्न में किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर जाते हैं? अक्टूबर है भैया। 81 में सी अक्टूबर है। राय का निम्न में किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर जाते हैं? अक्टूबर। जून नहीं है। और मार्च अप्रैल है ना, जिनमें जैसे कि ये भेड़ वाले, बकरी वाले है ना, ज़्यादातर भेड़ वो अप्रैल में आ जाती है इधर पूर्वी राजस्थान साइड चराने के लिए, क्योंकि इधर फसल कुछ तो कंप्लीट हो जाती है, कुछ नहीं होती है, लेकिन कुछ यानी कि लगभग में कंप्लीट ही हो जाती है फसल, लेकिन कुछ की नहीं होती है, कुछ की 2-5 दिन बाद में होती है। तो जो खाली होते हैं ना वो खेत, जिसमें फसल कंप्लीट हो चुकी है, काट कूट के वो घर ले जा चुके हैं, तो वो खाली खेत होते हैं, तो उनमें चराते हैं ये भेड़ वाले। ये तो राय का है। राय का तो उसको बोलते हैं जो ऊँट को पालती है। अक्टूबर की बात है। 81 के बाद में 82। बंगाल टाइगर पाया जाता है पश्चिम डेल्टा क्षेत्रों में। 82 में। लगातार अंत प्रजनन से बढ़ती है।
समयुग्मता। निम्न में से कौन से मवेशियों के अंत है परजीवी है? चौरासिन बी, बी सी डी, बी सी और डी। फीताकृमि, एस्केरिस, लीवर फ्लूक। निम्न में कौन से मवेशियों के अंत है परजीवी हैं? निम्नलिखित में कौन से मवेशियों के अंत है परजीवी है? इनमें से कौन से मवेशियों के अंत है परजीवी हैं? चौरासिन बी है तो बी, सी और डी अंत है परजीवी है। फीताकृमि, लीवर फ्लूक, एस्केरिस। है कुछ अता पता? निम्न में से कौन से मवेशियों के अंत है परजीवी है? फीताकृमि, लीवर फ्लूक और एस्केरिस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फ्रॉम ओपनिंग बिलो। एंडोपारास्टाइज, एंडोपारास्टाइज। जब 84 में बी है भाई, है ना, बी सी डी, बी सी डी। फीताकृमि, एस्केरिस, लीवर फ्लूक। क्रांति और संबंध है। जब देख श्वेत तो दूध होगी, नीली किधर है? नीली मत्स्य कर दी, पीली तिलहन कर दी, हरित कृषि कर दी। तो 85 ए है। ए का मतलब है 3 1 4 2, 3 1 4 2। श्वेत दुग्ध, नीली मत्स्य, पीली तिलहन, हरित कृषि। इसको छोड़ते हैं। फिर 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है भाई। तो ये बताइए दिव्यकीर्ति सिंह किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर ये बताइए दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन। अर्जुन 2023 की बात है। दिव्य कृति सिंह है, दिव्यकृति सिंह, दिव्यकृति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? ये तो शायद है ना, ये घोड़सवारी, ये पोलो करेगा, घोड़सवारी ड्रेसेस। चलिए देखते हैं। 91 में सी है, घोड़सवारी ड्रेसेस है भाई। ठीक है। 2023 में दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? यहाँ पर दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए निम्न में किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है? दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ 2023 राजस्थान खिलाड़ी है। किससे? घोड़सवारी ड्रेसेज। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 92 में सी है, पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। रह जाएगा ध्यान ये। राजस्थान के निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। लक्ष्मण भट्ट तेलंग है भाई, ये लक्ष्मण भट्ट तेलंग पद्मश्री। राजस्थान के निम्न में किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। पद्मश्री मिल चुका है भाई। आएगा ये क्वेश्चन। बताइए किसको पद्मश्री मिला है? लक्ष्मण, है ना, भगवान जी से याद कर सकते हैं। लक्ष्मण यानी राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, है ना। पद्मश्री पुरस्कार 2024 से पद्मश्री तो लक्ष्मण भट्ट तेलंग है। फिर 93 में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह निम्न में किस मंत्रालय के अधीन है? 93 में सी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की बात है। भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह निम्न किस मंत्रालय का अधीन है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। अच्छा, NSS की बात है। बढ़िया क्वेश्चन है ना। NSS युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राजस्थान की बात थोड़ी है, भारत सरकार की बात है। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी हैं तो बोलिया और बोलिया देखित हैं भाई। सी
ABD है, ABD। सांसी नहीं है, सांसी भरतपुर में। तो थोरी है, नायक है, बोलिया है। थोरी नायक बोलिया, थोरी नायक बोलिया, थोरी नायक बोलिया। ठीक है भाई, थोरी नायक बोलिया। 94 में सी, ABD, ABD। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी है थोरी। अब वो पूछेगा ये बता भाई, थोरी और बोलिया क्या है, कुछ है आता पता? थोरी, थोरी है ना, थोरी और बोलिया और नायक। तो नायक फिल्म अभिनेता मैं समझ लेना इससे, है ना। थोरी है पारंपरिक शिकारी है, यानी कि परंपरा से दर परंपरा ये शिकारी करते आ रहे हैं ना। तो यानी कि इनका पेशा वो रहता नहीं है कि जैसे कि शिकारी है भाई, जो नाथ संप्रदाय है वो उसमें जन्म लेगा तो उसमें, जो ब्राह्मण परिवार मिलेगा तो ब्राह्मण, है ना, राजपूत मिलेगा तो राजपूत, तो जो थोड़ी मिलेगा जो थोड़ी। तो पारंपरिक शिकारी है थोड़ी और नायक बोलिया। रह जाएगा कि ध्यान मुश्किल रहेगा भाई, थोड़ी बोलिया नायक। ठीक। त्यौहार और स्थान। जब कजली तीज, जब कजली तीज मनाई जा रही है कहाँ? बूंदी। कोलायत मेला, ये बीकानेर है। ग्रीष्म और शीत उत्सव, माउंट आबू। सॉरी सॉरी। चंद्रबाग मेला, झालावाड़। 95 में सी। 3 4 1 2 है, 3 4 1 और 2। ग्रीष्म और शीत ऋतु, माउंट आबू है। कजली तीज बूंदी है। कोलायत मेला बीकानेर है। तब एक और बात बता, ये जो कोलायत जो झील है वो भी बीकानेर में है, तो मीठी है या फिर खारी है? अगर ये कोलायत है तो फिर ये कायलाना जोधपुर में है ना, ये किस प्रकार की खारी है मीठी है? सस्पेंस बना हुआ है भाई, ये पता नहीं चल रहा है, बहुत ध्यान नहीं है कि कोलायत मीठी है या फिर कायलाना मीठी है। कायलाना तो जोधपुर है, कोलायत बीकानेर है, पता नहीं है मीठी कौन सी है और खारी कौन सी। आ जाएगा कोई न कोई क्वेश्चन में ना। ग्रीष्म और शीत उत्सव, माउंट आबू। कजली तीज बूंदी। कोलायत बीकानेर। चंद्रभागा झालावाड़, चंद्रभागा झालावाड़। गागरोण दुर्ग, है ना, झालावाड़ ही है। मिट्टे साई की दरगाह, गागरोण दुर्ग। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ किया? निम्नलिखित विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त चुने। पोखरण ही होगा ये तो गारंटी से। 96 में सही है, पोखरण ही है। पोखरण जैसलमेर है ना, पोखरण जैसलमेर। तनोट भी जैसलमेर है, तनोट, तनोट। और लोंगे वाला कहाँ आएगा? लोंगे वाला बीकानेर है। स्मारक बनाया गया है ना, वो क्या संग्रहालय बनाया गया है युद्धों का। अभ्यास वायु शक्ति 24 है ना, पोखरण। 97। दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? देखिए अब ये इम्पोर्टेंट है ना, तो आता ही है चाहे वो 2 साल ही पुराना हो। दिसंबर 2022 में भारत की, उदयपुर है ये तो, दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? और जो इम्पोर्टेंट है आज समझ में, जैसे कि देश से संबंधित है और वह अपने राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है और वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि G20 है। ठीक, इस प्रकार के जो संगठन है वो 2 साल ही पुराने हो बनाई से क्वेश्चन वो आएंगे। 97 में ए, उदयपुर राजस्थान। दिसंबर 2022 में भारत की, और ये राइजिंग राजस्थान कब आयोजित किया गया था? 9 10 11। ये तो अपना ही कार्यक्रम था, है ना। काफ़ी प्रधानमंत्री स्वयं आए थे यहाँ उस समय। 9 10 11 उदय ये जयपुर में। ठीक, 9 10 11 जयपुर में। 97 में ए, दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक। आ रही है बात समझ में? पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक आयोजित की, उदयपुर। ये ज़्यादातर उदयपुर को इस वजह से चुना जाता है ना, क्योंकि यहाँ VVIP व्यवस्था है। ठीक, राजशाही, इस वजह से होटल वगैरह आ रही है, बढ़िया है इस वजह से।
मध्य प्रदेश में आयोजित, क्योंकि काफ़ी है ना जो सेलिब्रिटी है अपनी शादी यहीं चुनते हैं, उदयपुर में। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? 98 में ये है रसीम कुमारी। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम, 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम है ना चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये है ये रसीम कुमारी, रसीम कुमारी है भाई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 BNSS फुल फॉर्म है भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, भारत नागरिक है ना सुरक्षा संहिता में निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत 0 FIR आती है? बढ़िया। तो ये बताइए, वो पूछ लेगा BNSS क्या है। भारत नागरिक सुरक्षा संहिता जब 99 में बी है, बी का मतलब है 173। ये है क्या? जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS में निम्न में किस धारा के अंतर्गत 0 FIR आती है? 173। फिर निम्न में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया? अपर राजस्थान भादरा प्रोजेक्ट, गौमुखी मीडियम कैनाल प्रोजेक्ट, आनंदपुर बैराज कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये होना चाहिए यार इसमें 100 में। सही है। ये क्या है कि पहले PKC नाम था, अब राम सेतु जल परियोजना कर दिया है ना। दोबारा देख, निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य की परियोजना को किस राजस्थान राज्य की परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? आ रही है बात समझ में? निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना PKC, अब इसका नाम चेंज भी कर दिया गया है, राम सेतु जल परियोजना है। ढोल जालौर राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? जालौर 101 में ए। जयपुर के प्रसिद्ध लोकनाट्य का नाम बताइए। जब ये तो देख, सवाई माधोपुर, दौसा सवाई माधोपुर हेला ख्याल है, तमाशा है, 4 भैं टोंक हैं, भैं टोंक हैं, 4 भैं टोंक है, तमाशा है जयपुर। स्वांग जानकीलाल भांड 2 में डी है। 3 राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटन स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? राजस्थान या भारत के? ये तो भानगढ़ है ना 3 में। सही है, भानगढ़। भूतों का किला वगैरह कहते हैं ना। भानगढ़ कहाँ है? अलवर में। शेरगढ़ 12। मांडलगढ़ कहाँ है? तारागढ़ ये बूंदी में भी, अजमेर में भी है। मांडलगढ़ ये भीलवाड़ा आएगा, मांडलगढ़। सही है क्या भाई? शेरगढ़ 12 है, शेरगढ़ 12 है। भानगढ़ अलवर है ना। भूतों का गढ़ वगैरह कहा जाता है भाई। कहते हैं कि भाई दिन ढलने के बाद में यहाँ पर कोई नहीं जाता। भानगढ़ अलवर। मांडलगढ़ ये शायद भीलवाड़ा होगा। तारागढ़ बूंदी में भी, अजमेर में भी है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम बताइए। 4 में भी है हाड़ौती, ढूंढानी, जयपुर। भीली ये तो भील इधर मेवाड़ साइड होगी, मेवाती, अलवर, भरतपुर। सालासर हनुमान जी का मेला चूरू है, ये सालासर है ना चूरू। करौली कैला देवी और सुंदा माता जालौर है। और पाली रणकपुर के जैन मंदिर पाली। 5 में डी है ना चूरू है।
चूरू सही है ना, सालासर। फिर राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी है 6 में। श्री महावीर जी। निम्नलिखित चारा सामग्री एवं उनसे संलग्न किस में गलत युग्म का चयन कीजिए? निम्नलिखित चारा सामग्री एवं उनसे संलग्न किस्म किस्म में गलत युग्म का चयन कीजिए। 7 में बी है, ये गलत है ना। निम्नलिखित चारा सामग्री एवं उनसे संलग्न किस्म में गलत युग्म का चयन कीजिए। हरा चारा बरसीम, इसमें आ चुका है क्वेश्चन, हरा चारा बरसीम को बोलते हैं। प्रोटीन से समृद्ध चारा बिनोला। कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध चारा जौ। कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध चारा है ना जौ। प्रोटीन से समृद्ध चारा बिनोला। और हरा चारा बरसीम। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा रंगीन ब्रॉयलर पॉलिटर पक्षी है? 8 में डी है, कैरिबो धनराजा। कैरिबो धनराजा है भाई। कैरी प्रिया, कैरी सोनाली, कैरिबो विशाल, कैरिबो धनराजा। रंगीन ब्रॉयलर पॉलिट पक्षी है। 108 में डी है 9। निम्नलिखित में कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है? ये तो केंचुआ है ना। रेशम कीट तो अलग है, वो रेशम, वो रेशम से तो सिल्क वर्म है ना। केंचुआ है ये, रेशम कीट वो अलग है। ये केंचुआ 109 में। केंचुआ। मिलीपीड सिल्क वर्म, सिल्क वर्म से संबंधित है रेशम कीट, रेशम कीट सिल्क वर्म। निम्न में से किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की? केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की। 10 में सी है भाई, RBI। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर नाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया नाई, और UGC ग्रांट कमीशन नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया सही है क्या? नाई। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI 110 में सी है, RBI 11। दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आ गया ना राइजिंग का, जयपुर है ये, दिसंबर में 9, 10, 11। 111 में सी। फिर 12। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः के मध्य लिखा गया? जब 1450 से 1650 AD। 12 में बी सही है। 1450 से 1650 AD 200 साल। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः 1450 से 1650 AD के मध्य लिखा गया। सोटा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे? सोटा छंद में गद्य और पद्य जब साखी बात रूपक द्वावेद, पता नहीं भाई, साखी बात तो नहीं है ये, देखते हैं। 13 में साखी है, साखी। सोटा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे? साखी। 13 में यह है साखी, ठीक है भाई, साखी। दावेद किसी को बोलते हैं, रूपक किसको बोलते हैं? बात। ये बात तो वही है, वो कहानी वगैरह कहते हैं ना जो। तो सोटा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए? 13 में ए है, रह जाएगा ध्यान, साखी। फिर राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों लघु गोवंश के लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 से इस प्रकार बढ़ाई गई है। क्वेश्चन कौन सा है? 17। 17 में बी का मतलब 22 प्रतिदिन। अब ये 22 नहीं है भाई, नहीं 22 ही है।
राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों लघु गोवंश के लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 से इस प्रकार बढ़ाई गई है 22 प्रतिदिन। जब इसमें ना जैसे कि अब 50 रुपये प्रति गाय हो चुका है, तो शायद ये जो छोटे हैं ना इनके लिए शायद 25 हो चुका है। बजट में घोषणा की थी और देख लेंगे आ जाएगा कोई ना कोई मन। तो 22 ध्यान रखना, ये छोटे बछड़ा है ना उनकी बात है। ठीक, बड़े के लिए जैसी गाय तो उसके लिए 50 है, तो 50 का शायद अब 25 होगा हो गए। आगे चलते हैं। जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में निम्न में कौन सा गलत है? जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में निम्न में कौन सा गलत है? देखते हैं। 18 में डी है। जून के पूरे महीने और अगस्त के आधे महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। इस समय प्रजनन के लिए वो उपयोगी होता है, इस वजह से। जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में कौन सा गलत है? जब गलत है ना तो ये तो गलत है। 18 में डी को हटा दे तो ठीक है, डी हटा दिया। मछली की प्रजातियाँ मछली प्रजनन के मौसम के दौरान बढ़ती है। मछली की प्रजातियाँ मछली प्रजनन के मौसम के दौरान बढ़ती है। मछली व्यवसाय विनिमय और वितरण पर भी प्रतिबंध है। पूरे जुलाई माह में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू है। जून और अगस्त, ठीक है, तो पूरे जुलाई माह में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE 2024 का मेजबान है? निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त चुनें। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है कुछ पता है इसके बारे में? कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। ठीक है भाई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ICAE। 19 में सी है, भारत है का मेजबान है। कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय ICAE रह जाएगा ध्यान है। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE की फुल फॉर्म बताइए, का मेजबान है भारत है। ICAE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ICAE। फिर निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। अनुत्क्रमणीय मतलब 21 में सी है, लकड़ी का जलना, जबकि स्पंज का संपीड़न, दूध का शीतन, बर्फ़ का पिघलना। भाई बर्फ़ है तो वो पिघलेगी ही, दूध है वह गर्म होता है तो वो शीतल यानी ठंडा होगा, और लकड़ी तो जलेगी ही। भाई लकड़ी क्या जमेगी थोड़ी, जलेगी, वो तो सही है। स्पंजन का संपीड़न, इसका पता नहीं है, ये गलत है इसमें ना, स्पंज का संपीड़न। मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती के ज्वाला के निकट लाएं तो ये जलती है। 22 में ए है, ए का मतलब है चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ। 22 में ए, जब मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाएं तो, मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाएं तो ये चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है। अच्छा, मैग्नीशियम चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ। 22 के बाद में 23, जब हम लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानिए।
बता इसमें क्या है? 23 में सी है। इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है जब हम लोहे की कील को एक घंटे के लिए जब हम एक लोहे की कील को एक घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानिए। इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है। आ रही है बात समझ में? भाई जब हम एक लोहे की कील, ठीक है, को एक घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं, एक घंटा के लिए रख दी, नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचान, इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है। हरा सा हो जाता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो फिर क्या है इसमें? चॉइस में सी है। सी का मतलब है 3 4 1 2 है। 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्वर्ण अक्रिय धातु है। सल्फर अधातु है। मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु है, ये बात ध्यान रखना भाई। बताइए मैग्नीशियम क्या है? धातु है अधातु? मैग्नीशियम धातु है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील, स्टील की बात कर रहा है। जब स्टील प्योर थोड़ी होती है, मिल के बनाई जाती है मिश्रण से, मिश्र धातु है। स्वर्ण अक्रिय धातु है और सल्फर ये धातु है। तो स्टेनल स्टील है ना, ये तो मिश्र धातु हो गया। स्वर्ण ये अक्रिय धातु है, अक्रिय धातु है। और सल्फर अधातु। सल्फर क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है ना, तो बताइए निम्न में से अधातु है। यहाँ पर बताइए निम्न में से धातु है, तो सल्फर अधातु है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु। फिर कोई दिक्कत थोड़ी है अब इसमें। चॉइस में सी। 3 4 1 2 सही है। 3 4 है ना, 1 और 2। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, स्वर्ण अक्रिय धातु, सल्फर अधातु। बताइए निम्न से धातु है सल्फर और मैग्नीशियम धातु। फिर 25 है ना, 26। जब दो ऐसे समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए, जब किसी वस्तु को, है ना, दो ऐसे समांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए जिनकी परावर्तनीय सतहें एक दूसरे के सम्मुख हो, तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत बनते हैं। यदि किसी वस्तु को, है ना, जैसे कोई ये वस्तु है, दो ऐसे समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए जिनकी परावर्तनीय सतहें एक दूसरे के सम्मुख हो, तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? 30 में सी है। ठीक भाई, 30 में सी है। 120 गुण 30 है ना, 30 है। एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच किस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो 31 में सी है। 31 में सी। 5 है। पता नहीं भाई, ये तो साइंस भीतर से दे रहा है। एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है कहलाता है। 32 में डी है। एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है कहलाता है उत्तल दर्पण। 32 में डी।
33, जीव विज्ञान की वैशाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है आनुवंशिकी। निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? 34 में ए है। जब ये कार्य नहीं है, वातावरण ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय करना, हार्मोनों का परिवहन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, निम्न में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? जब वातावरण और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय करना, हार्मोनों का परिवहन, फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। अच्छा, इतने कार्य होते हैं रक्त के, पता ही नहीं अपन को। तो वातावरण ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय करना, हार्मोनों का परिवहन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। 33 में बी है, वह 34 में ए है। 34 में ए। फिर 35, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। जब बी है, अग्न्याशय पेक्रियाज। यकृत लीवर है, अग्न्याशय पेक्रियाज में, पित्ताशय गाल ब्लैडर में, अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि में। जब लीवर है ना, यकृत को बोलते हैं लीवर, फिर अग्न्याशय है ना पेक्रियास, फिर गाल ब्लैडर है ना पित्ताशय, एड्रीनल ग्लैंड अधिवृक्क है, एड्रीनल ग्लैंड अधिवृक्क। 35 में बी है भाई, बी का मतलब है ये है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है अग्न्याशय पेक्रियाज में, लीवर यकृत को बोलते हैं है ना, गाल ब्लैडर पित्ताशय, एड्रीनल अधिवृक्क ग्रंथि। फिर घास खाने वाले तेजी से घास निकलकर इसे शरीर के एक भाग में एकत्रित करते जाते हैं, इस भाग को कहते हैं रूमेन। 39 में रूमेन। गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के पश्चात दिया जाना चाहिए। 40 में सी, 6 माह। गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के 6 माह पश्चात दिया जाना चाहिए। 6 माह पश्चात गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के 6 माह पश्चात दिया जाना चाहिए। फिर 310 होती है शायद है गाय की वो बछड़ा देने की अवस्था, इतना टाइम लेती है शायद 310 है ना, और देख लेना। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का नहीं है? तो रामसागर धौलपुर में है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, वन विहार और रामसागर ये धौलपुर में है, वन विहार और रामसागर। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ कुंभलगढ़ है शायद ये, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य नहीं है भाई। सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ वन विहार और रामसागर वन विहार दोनों धौलपुर में है, सज्जनगढ़ शायद है, सज्जनगढ़ कहाँ है पता नहीं, क्या तो कुंभलगढ़ उदयपुर डूंगरपुर कहाँ है, इधर ही है ना, पारसनाथ अपने में नहीं है। शिव शक्ति स्टेशनों या शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? चंद्रमा 3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल। 42 में सही है। शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु, शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? ये बताइए, चंद्रयान 3 के जो विक्रम लैंडर का जो लैंडिंग स्थल है उसका नाम क्या है? शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु। NLC इंडिया लिमिटेड NLC ने अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है कुछ आता पता? 43 में भी राजस्थान है।
NLC इंडिया लिमिटेड ने NLC इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी और फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? ये समझ में नहीं आ रही बात। NLC है ना, LLC इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? आ रही है बात समझ में? NLC इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 की बात है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? राजस्थान 43। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना, 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक अक्टूबर 2023 और राजस्थान है 810। संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है 44 में सी है, बी और डी। संक्रामक रोगों हैजा, कोलरा और स्वाइन फ्लू। संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है हैजा, कोलरा, स्वाइन फ्लू। संक्रामक रोगों। फिर अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सम्मिलित नहीं है। 45 में डी है, घरेलू स्रोत रेडियो धर्मी पदार्थ, जबकि वस्त्र उद्योग अपशिष्ट रेशे, कृषि पीड़कनाशी बहिस्राव, फिर चिकित्सीय क्षेत्र संक्रमित ऊतक और सुइयाँ। जब भाई वस्त्र उद्योग अपशिष्ट रेशे मिलेंगे, यहाँ से ही तो मिलेंगे, वस्त्र उद्योग से ही। पीड़कनाशी बहिस्राव कृषि से, चिकित्सीय क्षेत्र संक्रमित ऊतक और सुइयाँ। घरेलू स्रोत से रेडियो धर्मी पदार्थ कहाँ मिलेंगे? 45 में डी है। फिर निम्नलिखित में कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते? कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते? 46 में सी है, बी सी और ई ये नहीं है। निम्न में कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? जीवाणु को बोलते हैं क्या इंग्लिश में? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से नहीं होते हैं। पोलियो, खसरा, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। तो जीवाणुओं से नहीं होते हैं। पोलियो नहीं होता, पोलियो। खसरा नहीं होता, मिजल्स। मलेरिया नहीं होता, जबकि होता है तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड बैक्टीरिया से। तपेदिक और टाइफाइड बैक्टीरिया से नहीं होता पोलियो और खसरा और ये मलेरिया। आ रही है बात समझ में? मलेरिया है ना, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से ये नहीं होता, और ये खसरा नहीं होता, पोलियो नहीं होता, तपेदिक होता है, टाइफाइड होता है। PCE PC आंसर क्या है इसमें? 46 में सी का मतलब PCE, B, C और E। नहीं होते, जबकि होते हैं तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड। नहीं होते, जबकि होते हैं तपेदिक और सभी गुण बरोबर कर दिया। BCE मलेरिया, खसरा और पोलियो नहीं, ये नहीं होते है ना बैक्टीरिया, जबकि होते हैं तपेदिक और टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड पठार, बूंदी पठार, मेवाड़ हाड़ होती है ये तो।
49 में हाड़ौती। फिर बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान कहलाता है जानपा पहाड़ी, चंबल और नाग पहाड़, बहरोट का पठार 150 में, बहरोट बहरों का पठार, बहरों का मठ है भाई, ये पता नहीं है अपन को। 150 में डी है। चंबल जानपाप की पहाड़ी और नाग पहाड़ से कौन सी निकलेगी? शायद लूनी तो नहीं है ये, नाग पहाड़ से लूनी, हाँ लूनी है ना। नाग अजमेर में है ये नाग पहाड़। जब नाग पहाड़ लूनी है ना, और जानपा पहाड़ी चंबल है, भैरव का मठ इसका पता नहीं है भाई। बनास नदी जहाँ से निकलती है उस स्थल का नाम है भैरव का मठ, भैरव का मठ, भैरव का मठ है भाई ये। दोबारा देख, भैरव का मठ। बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल कहलाता है भैरव का मठ। जब इसको याद कैसे करें, यानी कि भैरव जी बाबा है ना, बनास नदी का मुख्य स्थल है भैरव का मठ। भैरव का मठ तो भैरव जी बाबा, भैरव का मठ तो भैरव जी को ही बोलते हैं, भैरव जी बाबा को, तो भैरव का मठ रह जाएगा ये तो बनास। नाग पहाड़ लूनी है अजमेर में, जानपा पहाड़ी ये उसका है चंबल का। मिंडा किसका है? मिंडा लूनी का तो नहीं है ये मिंडा, लूनी का नहीं, माही का, पता नहीं भाई। तो भैरव का मठ है ये। तो भाई ये पेपर थे है ना, ये पेपर था, इसमें लग गई है 1 घंटा और 41 मिनट हो चुकी है इसमें। तो ठीक है। बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल कहलाता है भैरव का मठ। जानपा पहाड़ी ये शायद चंबल ही आएगी। और मिंडा किसका है ध्यान नहीं आ रहा। नाग पहाड़ शायद लूनी है, ये नाग पहाड़ अजमेर में है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर, ये काफ़ी क्वेश्चन दोबारा देखने मिल जाएंगे और ये मोस्ट सब चीज़ ही याद हो जाती है अपन को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।